हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 23 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आज हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले तो आज हमें बात करने की 23 अप्रैल को हम कौन सा इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेशन के बाद हमें कुछ अवार्ड्स के ऊपर डिस्कशन करना है। आज हमें देखना है कि आरबीआई ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि जून तक अप्लाई करने हैं कि आपके जो माइनर्स हैं जिनकी एज 10 साल से ऊपर है, 10 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनके लिए अकाउंट ओपन करने के लिए क्या कंडीशंस यहाँ पर दी हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जिसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड हो जाती है। आप उनको डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो। बड़ा आसान सा फंडा है, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम्स होंगे तो जुलाई से आपके एग्जाम, जून जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं। और जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होंगे तो एक साल का करंट अफेयर्स तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप सोचे कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि पढ़ना तो आसान है, चलो पढ़ लोगे, पर उसको याद करना डिफिकल्ट है और एक बार में चीजें याद नहीं होती। एटलीस्ट आपको बार बार 2-3 बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे करेंट अफेयर्स जो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करते हैं। तो आप एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आज है 23 अप्रैल और यूनेस्को के द्वारा आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हमारी बुक्स की क्या पावर है, ठीक है, इसको बताने के लिए 23 अप्रैल को यूनेस्को सेलिब्रेट करता है। इसकी थीम क्या है? द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हर साल यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड बुक कैपिटल अनाउंस की जाती है और 2025 में वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे कहा गया है? रियो दे जेनेरियो को। ठीक है, जो कि ब्राजील में है, रियो दे जेनेरियो। क्लियर है इतनी चीजें? तो यूनेस्को सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 डिक्लेयर किया है रियो दे जेनेरियो को। इसकी थीम है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ना बात करते हैं यहाँ पे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को नेम्स 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क। यहाँ पे देखेंगे यूनेस्को की मीटिंग हुई थी। और यूनेस्को ने 11 कंट्रीज की 16 साइट, 11 देशों की 16 साइट्स को ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर किया है और शामिल किया है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। अभी रिसेंटली ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। तो रिसेंटली यूनेस्को एडेड 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क अक्रॉस द 11 कंट्री। इनमें से एक भी साइट इंडियन नहीं है, मार्किंग द 10th एनिवर्सरी ऑफ ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। पहली बार नई एंट्री मिली है नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरेबिया से। तो नॉर्थ कोरिया एंड सऊदी अरेबिया हैव मेड हिस्टोरिक एंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया से कौन सी एंट्री है, तो नॉर्थ कोरिया में है माउंट पैक्तू। माउंट पैक्तू जिसमें मिलियन ऑफ इरप्शंस हो चुके हैं सिंस 1000 ईसी, मतलब बहुत पहले यहाँ पे इरप्शंस हुए थे और इस साइट को यहाँ पर ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगर हम सऊदी अरेबिया में बात करें तो सऊदी अरेबिया में है ओबथेरान वैली, जो कि आपको तुवेक माउंटेन में देखने को मिल जाएगी और ये एक रिजर्व है जो सपोर्ट करता है रीजनल वाटर सप्लाई को। इसे भी ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। यहाँ पर एंशियंट कोरल रीफ सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कनबुला। कनबुला चाइना में है। चाइना में कहाँ पर है? क्विंगहाई तिब्बत प्लेट्यू रीजन में, जो कि येलो रिवर का ओरिजिन भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो टोटल जो ग्लोबल जियो पार्क है 2024 के अपडेट के बाद 229 साइट्स हैं, 50 देशों में फैली हुई हैं। इनमें से एक भी साइट जो है वो इंडिया में नहीं है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है इसे अनाउंस किया गया था 2015 में। इसका पर्पस है हमारे ग्लोबल जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रोटेक्ट करना।
इसका काम हेरिटेज कंजर्वेशन करना, एजुकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म है। गवर्निंग बॉडी यूनेस्को है। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और अभी तक कोई भी ऐसी साइट नहीं है जो यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क लिस्ट में इंडिया से हो, इस बात को याद रखना है। अब देखिएगा, कुछ दिन पहले की बात है, अराउंड 2-3 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र राज्य ने कहा था कि हम हिंदी भाषा को मैंडेटरी करते हैं एज अ थर्ड लैंग्वेज क्लास 1 to 5 स्टूडेंट के लिए। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब इन्होंने जो भी डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए, जो भी पॉलिटिकल अपोजिशन इनको मिलने लगा, इसके बाद इन्होंने अपने डिसीजन को वापस ले लिया है और अब कहा है कि कोई भी मैंडेटरी रूल नहीं है हिंदी को थर्ड लैंग्वेज बनाने का। बात समझ में आ रही है? तो अपने खुद के डिसीजन को यहाँ पे रिवोक किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो हिंदी नो लॉन्गर मैंडेटरी इन महाराष्ट्र स्कूल फॉर क्लास 1 to 5, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहले ऑर्डर दिया था, अब ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है, मेकिंग हिंदी एज अ मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज फॉर क्लास 1 to 5 स्टूडेंट्स फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द स्टेट लैंग्वेज कंसल्टेशन कमिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये फैसला लिया गया था, हिंदी को कंपलसरी सब्जेक्ट और थर्ड लैंग्वेज बनाया गया था क्लास 1 to 5 स्टूडेंट के लिए। मतलब यहाँ पे जो महाराष्ट्र के स्कूल है तो मराठी भाषा रहेगी, इंग्लिश भाषा रहेगी, मराठी और इंग्लिश के अलावा तीसरी जो कंपलसरी लैंग्वेज थी वो हिंदी को बनाया गया था। ठीक है, ऑलरेडी कई सारे स्कूल है जैसे कि जहाँ पे उर्दू और गुजराती सिखाई जाती है मराठी और इंग्लिश के अलावा, लेकिन हिंदी को मैंडेटरी करने की बात की गई थी और वापस से अपने डिसीजन को वापस यहाँ पर ले लिया गया है, रिवोक कर लिया गया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एकेडमिक ईयर 25-26 से स्टार्ट होना था। 5+3+3+4 ये नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसे को एग्जीक्यूट किया जाना था। अगर हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में, तो हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ आर्टिकल 343 में डिफाइन किया गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम दो स्पोर्ट पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। एक है जिम्नास्ट जिनका नाम है साइमन बाइल्स, ठीक है, जो कि जिम्नास्ट से संबंधित है, और दूसरे जो पर्सन है उनका नाम है आर्मंड डुप्लेंटिस। आर्मंड डुप्लेंटिस जिनका रिलेशन पोल वॉल्ट से है और इन्हें लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 दिए गए हैं मेंस एंड वीमेन्स कैटेगरी में। तो स्वीडिश पोल वॉल्टर आर्मंड डुप्लेंटिस एंड जिम्नास्ट साइमन वाइल्स ऑफ यूएसए, इन्हें 2025 का लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 2000 से की गई थी और ये मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स के सेक्टर में दिया जाने वाला अवार्ड है इन द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो स्वीडिश पोल वॉल्टर है जिनका नाम है अरमाडा डिप्लेंटिस, ये पहले एथलीट हैं जिन्हें बैक टू बैक गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में। इन्हें 2022 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मिला था और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भी इनको गोल्ड मिला है। और साइमन बाइल्स जो है वो एक एथलीट है, एक जिम्नास्ट है जिनका रिलेशन अमेरिका से है। नाउ बात करते हैं लॉरियल्स वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। तो टीम ऑफ द ईयर आपको रियल मैड्रिड ऑफ स्पेन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन है? आंसर हो जाएगा आपका डुप्लेंटिस है, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे पोल वॉल्ट से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर, आपको साइमन बाइल्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? कैली स्लेटर को मिला है जो सर्फिंग से संबंधित है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड आपको राफेल नडाल को दिया है जो कि टेनिस से संबंधित है, स्पेन के पर्सन है। टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड है और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड ये दिया गया है जियान युआन को, जो कि चाइना के पैरा स्विमर है। क्लियर है इतनी चीजें? तो आपको इतनी बातें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगली कहानी समझते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ हमारे पास एक ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन है, बंडल है पूरा 12 महीनों के सब्सक्रिप्शन के साथ। इसमें आपको पूरे 12 मंथ की जो मंथली मैगजीन होती है, बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन और 300 MCQ प्लस 1 लाइनर मैगजीन होती है, वो अवेलेबल है वीकली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स के साथ। इसके अलावा यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 मतलब लास्ट ईयर की भी
जो 6 मंथली कंपाइलेशन मैगजीन्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सभी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है। तो आप इस सब्सक्रिप्शन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। अगर आप 2025-2026 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज मंथली तो करंट अफेयर्स मैगजीन आती हैं, लेकिन बार बार ट्रांजेक्शन करने में इश्यूज होते हैं, इसलिए ये कोर्स है जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे 2025-26 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं प्रीलिम टू मेंस, तो आपके लिए ये कोर्स भी अवेलेबल है। वाईटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल है, पहले आप उन वीडियोस को देखिए एज अ डेमो, और उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप इस कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये भी आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। नाउ बात करते हैं पोर्ट्रेट ऑफ पैलेस्टीन बॉय। आप एक लड़का यहाँ पे देख रहे हैं, इसके दोनों हैंड्स नहीं है। ऐसा नहीं कि बचपन से नहीं थे, जब यहाँ पर इजराइल ने स्ट्राइक किया, इजरायली स्ट्राइक में क्या हुआ, इस बच्चे के हाथ चले गए। और ये जो बच्चा है इसकी फोटो यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीत चुकी है। तो पोर्ट्रेट ऑफ पैलेस्टीन बॉय हु लॉस्ट बोथ आर्म इन द इजरायली एयर स्ट्राइक विंस वर्ल्ड प्रेस फोटो 2025। इस बच्चे का नाम, ये 9 साल का बच्चा है, इसका नाम है महमूद अजोरे। इसका बच्चे का नाम क्या है? महमूद अजोर इसका नाम है। और यहाँ पे वो पर्सन जिन्होंने इस फोटो को क्लिक किया है वो एक पैलेस्टीन फोटोग्राफर है जिनका नाम है समर अबू एलफ। समर अबू एलफ जिन्होंने इस पिक्चर को क्लिक करने का काम किया है, और इस पिक्चर को वर्ल्ड प्रेस फोटो 2025 अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है नीदरलैंड में। नाउ बात करते हैं, सर्बिया की पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया है ज़ोरो मैकॉट को एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ज़ोरो मैकॉट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं सर्बिया के। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री देखने को मिल जाएगी जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है, एंड सर्बियन दिनार यहाँ पे करेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम्स मैगजीन ने वर्ल्ड के टॉप 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं उनकी लिस्ट पब्लिश की है। इस साल इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें टॉप 100 में एक भी इंडियन नहीं है, एक भी भारतीय नहीं है, इस बात को याद रखना है। इसमें आपको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल जाएंगे, स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क देखने को मिल जाएंगे, और पीस एडवोकेट मोहम्मद यूनिस आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद यूनिस 84 ईयर के ओल्डेस्ट पर्सन है जो इस टाइम्स मैगजीन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल हुए हैं, और इसमें कोई भी इंडियन फिगर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि गूगल के डीप माइंड, गूगल डीप माइंड के सीईओ जिनका रिलेशन एआई टेक्नोलॉजी से है, उनका नाम है डेमिस हैसाबिस, इनका नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा। मार्क जकरबर्ग जो कि सीईओ है मेटा के। डीप सी का भी काफी ज्यादा न्यूज में था, इनके सीईओ आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लियांग वेनफेंग इनका नाम शामिल किया गया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम्स, मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लाउडिया शेनबॉम, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जो अभी अपनी वाइफ ऊषा वांस के साथ भारत में विजिट करने आए हुए थे, अजमेर गए, आगरा गए घूमने के लिए। तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस आपको देखने को मिल जाएंगे। रेशमा केवल रमानी जो कि सीईओ है वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल की। फॉर्मर टेनिस चैंपियन जिनका नाम है सेरेना विलियम्स, और ब्रिटिश सिंगर जिनका नाम है एड सीरिन। एड सीरिन के सॉन्ग तो आपने कभी ना कभी सुने ही होंगे। इन सभी लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टॉप 100 की लिस्ट है, 100 लोगों के नाम नहीं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम आपके साथ शेयर किए हैं। 2025 का ये जो एडिशन आया है इसमें एक भी इंडियन नहीं है, लेकिन जो लास्ट ईयर एडिशन आया था उसमें आलिया भट्ट का नाम और साक्षी मलिक का नाम शामिल था लास्ट ईयर के एडिशन में, लेकिन इस साल कोई भी नाम भारत की तरफ से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र लॉन्च पिंक ई रिक्शा स्कीम विथ काइनेटिक एनर्जी। तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, अजीत पवार, उन्होंने रिसेंटली पिंक ई रिक्शा स्कीम की शुरुआत की है टू एम्पावर वीमेन एंड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस स्कीम के अंदर, मतलब ये स्कीम महाराष्ट्र राज्य की वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रन की जाएगी। इसमें जो भी महाराष्ट्र राज्य की महिलाएं हैं, विडो है, बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, उनको पिंक ई रिक्शा प्रोवाइड किया जाएगा,
और ये रिक्शा प्रोवाइड कौन कर रहा है? इसके लिए काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और ये 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल रिक्शा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, महिलाओं की जो एज है वो 20 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, या तो वो विडो हो, डिवोर्सी हो, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हो, उनको ये रिक्शा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो 20% सब्सिडी दी जाएगी परचेज ऑफ ई रिक्शा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। काइनेटिक ग्रीन एनर्जी 5 ईयर्स का आपको वारंटी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ अब जो वीमेन बेनिफिशरीज होंगी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कैसे आपको रिक्शा चलाना है। और 1500 चार्जिंग स्टेशन भी 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में महाराष्ट्र राज्य में तैयार किए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, RBI simplify minor bank account operation and allow mother as a guardians। अब यहाँ पे जो हिंदू बिल होता है 1956 का, जो हिंदू माइनॉरिटी लॉ है, उसके अंदर अगर हम बात करें गार्जियनशिप के बारे में, सक्सेशन के बारे में, तो आपको पता है कि जो फादर होते हैं उनको ही सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ गार्जियन कंसिडर किया जाता है। उसी का कंट्रोवर्सी आपको ये बिल देखने को मिल रहा है। इसमें कहा गया है अगर फादर जिंदा भी हैं, फादर अगर अलाइव भी हैं, तो एक माइनर का गार्जियन एक मदर हो सकती है अगर वो माइनर अपना अकाउंट ओपन करता है। Reserve Bank of India has simplified and updated the rule and regulation for opening and operating minor bank accounts। इसमें कहा गया है it has allowed mother to become the guardian of minor। ठीक है, कोई माइनर है, माइनर का मतलब है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करता है, ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे फादर के लाइव होते हुए भी एक मदर गार्जियन हो सकती है। आरबीआई ने ये इशू नोटिफिकेशन दिया है अंडर द सेक्शन 35A एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, अब यहाँ पे माइनर की दो कैटेगरी है, माइनर की दो कैटेगरी है। एक वो माइनर है जिनकी एज 0 से लेकर 10 साल है, मतलब बिलो 10 ईयर्स। दूसरे वो माइनर्स है जिनकी एज 10 से लेकर 18 ईयर्स के बीच में है। तो ऐसे माइनर्स जिनकी एज अबव द 10 ईयर्स है, वो अपने अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक्स में इंडिपेंडेंटली। ये बात यहाँ पे एक तरीके से माइनर ऑटोनॉमी की बात यहाँ पर की गई है। माइनर कैन ओपन ओनली अ सेविंग अकाउंट एंड अ टर्म डिपॉजिट। करेंट अकाउंट्स को माइनर ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार के माइनर्स मैंने बता दिए हैं। अगर माइनर की एज अप टू 10 ईयर्स है तो वो अपने सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स को ओपन कर सकता है, और उसमें जो नेचुरल गार्जियन, लीगल गार्जियन या मदर भी आपका गार्जियन हो सकती है। अगर हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर माइनर अबव द 10 ईयर ऑफ एज, तो ये अपने अकाउंट्स को इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकते हैं ऑफ देयर गार्जियन और मदर। द बैंक आर फ्री टू स्पेसिफाई डिपॉजिट लिमिट। अब इसमें डिपॉजिट लिमिट क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, अलग अलग बैंक्स अपनी रिस्क असेसमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेगा। अकाउंट में पॉजिटिव बैंक बैलेंस होना चाहिए, और ऐसे अकाउंट होल्डर को कोई भी लोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, कॉल नहीं किया जाएगा लोन लेने के लिए, और पॉजिटिव बैलेंस अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। यहाँ पर इस बात को याद रखना है। बैंक यहाँ पर बेस्ड ऑन देयर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो माइनर्स हैं जिनकी एज 10 साल से ज्यादा है, उन्हें एटीएम देना है, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक फैसिलिटी, अलग अलग बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रेश आपके अकाउंट्स हैं वो कहाँ पर ओपन किए जा सकते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में, और इसको इंप्लीमेंट करना है जुलाई 2025 तक। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। अगर कोई अकाउंट होल्डर है जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, उस केस में क्या प्रोविजंस है, तो व्हेन द अकाउंट होल्डर बिकम अ मेजर, मतलब जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, तो ऐसे केसेस में बैंक्स जो है वो कस्टमर्स को गाइडलाइंस के अंदर इंफॉर्मेशन देगा कि आपका अकाउंट जो है वो माइनर से मेजर कैटेगरी में जा रहा है, क्या आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। नया केवाईसी होगा अंडर द 2016 केवाईसी रूल्स, और कंफर्मेशन और गार्जियन का कंफर्मेशन लिया जाएगा। इस अकाउंट में जो पैसा है उसके बारे में गार्जियन से कंफर्मेशन लिया जाएगा, और उसके बाद इस अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? अभी और न्यूज बाकी हैं, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कल, मतलब लास्ट क्लास में हमने 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स में क्या क्या देखा था। तो मैंने आपको सिखाया था कि 23 नंबर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की गई है।
23rd नंबर के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बन चुके हैं दिनेश महेश्वरी, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। उत्तराखंड पहला राज्य है जो जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है, और अब हमारा जो 23rd नंबर का लॉ कमीशन है वो यूसीसी के ड्राफ्ट को रेडी करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया ने 8 चीता इंपोर्ट करने की बात की है फ्रॉम बोत्सवाना, और इनको रिलोकेट किया जाएगा आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट है आर्यभट्ट, उसके 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सैटेलाइट जो आर्यभट्ट है उसको रशिया के असिस्टेंट से 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। अमरावती पहली सिटी बन गई है वर्ल्ड में जो कि फुली रिन्यूएबल पावर सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। पॉप फ्रांसिस जो पहले लैटिन अमेरिकन थे, पहले अमेरिकन थे, पहले नॉन यूरोपियन थे, और पहले पर्सन थे सदर्न हेमिस्फीयर से जिनको पॉप बनाया गया था, पॉप फ्रांसिस, वेटिकन सिटी में इनकी डेथ हो चुकी है। फिर हमने बात की थी एक्सरसाइज बालिस्तान के बारे में, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसको होस्ट किया है पैलेस्टीन, इसको होस्ट कर रही है। फिर टाइप 5 डायबिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, जिनकी मीटिंग बैंकॉक में हो रही थी, ठीक है। अनाहत सिंह और वीर चौतरानी वर्ल्ड सीनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे शिकागो यूएसए में। चाइना बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, जिसका नाम है हुआनजियान ग्रैंड कैनियन ब्रिज, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है जैगवार और मिग 29 पहुंच चुके हैं यूएई एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड साउथ इंडिया का पहला ACEMU सब अर्बन ट्रेन की शुरुआत चेन्नई में होगी, और भारत की पहली ACEMU सब अर्बन ट्रेन कहाँ स्टार्ट हुई थी? मुंबई में स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट कहानी देखेंगे। यहाँ तक का मामला सेट है, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है, तो बिल्कुल एक बार लिंक को शेयर करना तो बनता ही है, जल्दी से फटाफट से लिंक को शेयर कर दो, ठीक है। चलो अगली कहानी समझेंगे। इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम इन तमिलनाडु इज एक्सपेक्टेड टू कमीशन नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, जिसको तमिलनाडु में तैयार किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है अगले साल तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा, ठीक है। India's first prototype fast breeder reactor in Kalpakkam, Tamil Nadu is likely to be commissioned next year, marking the second stage of India's three-stage nuclear program. सेकेंड स्टेज में काम कर रहा है। इसको तैयार करने का काम, इसे प्रिपेयर करने का काम भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम कर रही है, जिसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ था। ये 500 मेगावाट कैपेसिटी का आपको प्लांट देखने को मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड है 2025-26 तक इसको कमीशन कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये अब आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसका क्या मतलब है? एक प्रकार की इस प्रकार की मशीन है जो और भी ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस कर सकती है देन इट कंज्यूम। मतलब यहाँ पे हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जितना न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा ये न्यूक्लियर फ्यूल को जनरेट कर सकती है। इस तरीके की जो डिजाइन होती है उसे हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से जान रहे हैं। इट इज अ मशीन डिजाइन टू प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट्स कंज्यूम। इसमें प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जो हमने फ्यूल खर्च किया है उसको रिसाइकल करेंगे। ये इंडिया का प्रेशराइज हैवी वाटर रिसोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हमने क्या कर रहे हैं, हम इसमें ट्रांजिशन कर रहे हैं थोरियम बेस्ड रिएक्शन का, मतलब बाद में इसको अपग्रेड करके इसको थोरियम बेस्ड रिएक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसमें प्लूटोनियम बेस्ड मिक्स्ड ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ फ्यूल, और सोडियम लिक्विड का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ कूलेंट। क्लियर? अगर हम बात करें पीआईबी की डेटा के बारे में, तो यहाँ पर अगर फिलहाल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में ऑपरेट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन आपको मिल जाएगा, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है, तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटका में सिचुएटेड है, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, और आपको कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ये सभी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो भारत में ऑपरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब राजनाथ सिंह जी ने कुछ और अनाउंसमेंट की है। इन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट है 2029 तक हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, वो 50,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, और डिफेंस का सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो 3 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया
डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट 2029 तक कितना है? 3 लाख करोड़ रुपए का है। अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1.60 लाख करोड़ रुपीस है, हमें इसको 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करना है 2029 तक। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमें करना है 2025 तक, और 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करना है 2029 तक। ये घोषणा राजनाथ सिंह जी ने की है। भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हमें रिड्यूस करना है, ये हमारा टारगेट है। ना बात करेंगे यूएई एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ इंटरपोल कमेटी ऑन गवर्नेंस। अब यहाँ पे देखिएगा, जब 92 नंबर की इंटरपोल की जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस हो रही थी ग्लासगो में 2024 में, तब इंटरपोल के गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, इंटरपोल के गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के लिए एक नई स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन गवर्नेंस। और पहली कंट्री यूएई बन चुकी है जो कि कमेटी ऑन गवर्नेंस को चेयर कर रही है 2 सालों के लिए। इन अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी, द यूएई हैज बीन इलेक्टेड टू लीड इंटरपोल न्यूली एस्टेब्लिश्ड कमेटी ऑन गवर्नेंस। क्लियर है? ये फोकस करेंगे इंटरपोल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे, रिव्यू करेंगे इसके रेगुलेशंस को फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तो आपको याद रखना है, इंटरपोल की कमेटी ऑन गवर्नेंस का पहला चेयर कौन बना है? यूएई आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरपोल को हम इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 195 मेंबर नेशंस हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, जबकि ये इंडिपेंडेंटली होकर वर्क करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कमर्शियल सी शिपमेंट ऑफ पोमोग्रेनेट टू यूएसए। अब यहाँ पे पहली बार कमर्शियल अनार को ही हम पोमेग्रेनेट्स के नाम से जानते हैं, तो अनार को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं यूएसए, और यूएसए के पोर्ट में ये जाके पहुंच चुका है। अपेडा ने इसको एक्सपोर्ट किया था। अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने पहला कमर्शियल शी शिपमेंट किया है इंडियन प्रोमिग्रेंट का फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूएसए। और इस वैरायटी, अनार की इस वैरायटी का नाम है भगवा वैरायटी। तो महाराष्ट्र की भगवा वैरायटी के अनार को कहां पर भेजा गया है? अमेरिका भेजा गया है। और एक पहली कमर्शियल सी शिपमेंट है जिसमें 4620 बॉक्सेस को भेजा जा रहा है, जिसकी वेट 14 टन है। चेयरमैन कौन है अपेडा के? श्री अभिषेक देव आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका काम है हमारे देश के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 1985 के एक्ट के अंदर 1986 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में स्पाडेक्स मिशन के बारे में, जो कि एक डॉकिंग मिशन और अनडॉकिंग मिशन है, जिसमें हम 2 सैटेलाइट को स्पेस में कनेक्ट करेंगे और अनकनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो डॉकिंग मिशन है उसमें रिसेंटली 2 सैटेलाइट की रिसेंटली सक्सेसफुली सेकेंड टाइम डॉकिंग हुई है। वो कौन से सैटेलाइट है? चेजर और टारगेट, SDX-01 और SDX-02। इनके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया है। इसरो का डॉकिंग मिशन है ये। Who has been recently appointed as a Director General of ICAR? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मंगीलाल जाट, ऑप्शन नंबर बी। And this is your question of the day. Consider the following statement regarding the Law Commission of India. ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और हमारे देश के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि हमारे देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ कमीशन कौन थे। ठीक है, सही आंसर आपको कमेंट पे बताना है। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आने वाले समय में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।